नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि केंद्र सरकार ने खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में व्यापक सुधार शुरू किए हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा है कि राज्य सरकार बजट घोषणाओं को धरातल पर लाने के लिए तेजी से काम कर रही है। राज्य में इस मॉनसून सीजन में सामान्य से करीब 58% ज्यादा बारिश हुई। अगले 4-5 दिन पूर्वी जिलों में मॉनसून सक्रिय रहने की संभावना। और किसानों को खेती की नई तकनीक और अनुसंधान की जानकारी देने के लिए आकाशवाणी और दूरदर्शन पर नया कार्यक्रम शुरू होगा। समाचारों के साथ मैं शीला चावला। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार देश के खाद्य क्षेत्र में नवाचार, स्थिरता और सुरक्षा के वैश्विक मानक स्थापित करने के लिए प्रतिबद्ध है। आज नई दिल्ली में आयोजित वर्ल्ड फूड इंडिया 2024 प्रदर्शनी के अवसर पर एक वीडियो संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत में एक जीवंत और विविध खाद्य संस्कृति है। किसान देश के खाद्य पारिस्थितिकी तंत्र की रीढ़ हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार किसानों की मदद के लिए नई नीतियां लेकर आ रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ने खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में व्यापक सुधार शुरू किए हैं। प्रधानमंत्री ने वर्ल्ड फूड इंडिया 2024 में कई देशों की भागीदारी पर कहा कि ये दुनिया के साथ काम करने का एक आदर्श मंच है। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने प्रसंस्करण उत्पादों की गुणवत्ता और ब्रांडिंग बढ़ाने की आवश्यकता पर बल दिया। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि खाद्य और प्रसंस्करण क्षेत्र किसानों को सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। 4 दिन के वर्ल्ड फूड इंडिया 2024 में 90 से अधिक देश, 26 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश तथा 18 मंत्रालय और संबद्ध सरकारी निकाय भाग ले रहे हैं। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि सरकार का लक्ष्य हाइड्रोजन के उपयोग से आने वाले सालों में लगभग 22 लाख करोड़ के जीवाश्म ईंधन के आयात को कम करके करीब 4 लाख करोड़ करना है। दिल्ली में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री गडकरी ने कहा कि सरकार मेराई परियोजना पर तेजी से काम कर रही है। मेराई एक कार है जिसमें कचरे से उत्पन्न हाइड्रोजन का ईंधन के रूप में इस्तेमाल होता है। उन्होंने ये भी कहा कि जैव प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल से सस्ती दर पर हाइड्रोजन का उत्पादन संभव है। श्री गडकरी ने राष्ट्र निर्माण में कृषि के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि हमारे किसान केवल अन्नदाता ही नहीं बल्कि ऊर्जादाता, ईंधनदाता और हाइड्रोजन दाता भी हैं, क्योंकि वे पराली के उपयोग से जैव एथेनॉल उत्पन्न करने में सक्षम हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा है कि राज्य सरकार ने बजट में जो घोषणाएं की थीं वे मूर्त रूप लेने लगी हैं। अब तक 10,000 करोड़ रुपए के कामों का शिलान्यास और लोकार्पण किया जा चुका है। श्री शर्मा ने आज चित्तौड़गढ़ जिले के नरबदिया गांव के अनगढ़ तीर्थ स्थल पर एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधारोपण कर जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि चित्तौड़गढ़ में 3,350 करोड़ रुपए की जाखम पेयजल परियोजना का कार्य और माही बेसिन के पानी को जयसमंद में लाने का कार्य किया जा रहा है। उन्होंने इस साल को बिजली पानी को समर्पित साल बताते हुए कहा कि अब तक किसानों को रात के समय बिजली की आपूर्ति की जाती थी, लेकिन 2027 तक किसानों को दिन में भी बिजली उपलब्ध कराई जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस साल 7 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य हाथ में लिया गया था, जिसे पूरा कर लिया गया है। उन्होंने कहा कि आगामी 5 सालों में 50 करोड़ पौधे लगाने का रिकॉर्ड बनाया जाएगा।
सवाई माधोपुर जिले के नेकवा गांव में आज केंद्रीय संचार ब्यूरो के क्षेत्रीय कार्यालय की ओर से पोषण माह और स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस मौके पर जन चेतना रैली और चित्रकला प्रतियोगिता हुई। रैली के माध्यम से स्कूली बच्चों, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और ग्रामवासियों ने पोषण और स्वच्छता ही सेवा पर नारे और स्लोगन के माध्यम से जागरूकता का संदेश दिया। रैली से पहले कार्यक्रम में मौजूद सभी लोगों को स्वच्छता ही सेवा की शपथ दिलाई गई। पाली जिले के सुमेरपुर में आंगनबाड़ी केंद्रों पर पोषण माह के तहत एक पेड़ मां के नाम अभियान का आयोजन किया गया। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने पौधारोपण कर स्वच्छता और पर्यावरण जागरूकता का संदेश दिया। सूचना और प्रसारण मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालयों के साथ मिलकर विशेष स्वच्छता अभियान 4.0 चला रहा है। ये अभियान 2 से 31 अक्टूबर के बीच चलाया जाएगा। इस अभियान के तहत कार्यालय परिसरों की साफ सफाई, बेहतर स्थानीय प्रबंधन और संचार के विभिन्न माध्यमों से जागरूकता फैलाने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। सूचना और प्रसारण सचिव संजय जाजू ने एक बैठक में सभी मीडिया इकाई प्रमुखों के साथ इस विशेष अभियान की प्रगति की समीक्षा की। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। राज्य में इस मानसून सीजन में अब तक 671 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है, जो सामान्य से करीब 58% ज्यादा है। प्रदेश के पूर्वी हिस्सों में अब तक सामान्य से 49% ज्यादा, वहीं पश्चिमी जिलों में सामान्य से 75% ज्यादा बरसात हुई है। दौसा में सबसे ज्यादा 1402 मिलीमीटर पानी बरसा है। इस बीच प्रदेश के कुछ जिलों में आज भी हल्की बारिश हुई है। जयपुर के कई इलाकों में बूंदाबांदी और हल्की बरसात हुई। झालावाड़ में भी दोपहर बाद झमाझम पानी बरसा। जालौर में तेज बरसात हुई। सवाई माधोपुर में दिन भर बादल छाए रहने के बाद शाम को बारिश हुई। इसके अलावा दौसा, सीकर, चूरू, करौली, अलवर जिलों में बूंदाबांदी और हल्की बारिश के समाचार हैं। मौसम विभाग ने अगले 4-5 दिन पूर्वी जिलों में मानसून के सक्रिय रहने की संभावना जताई है। वहीं पश्चिमी जिलों में अगले 2 दिन बारिश का दौर जारी रहेगा। केंद्र सरकार कृषि अनुसंधान और तकनीक पर अगले महीने से कृषि चौपाल नाम से रेडियो और टीवी कार्यक्रम शुरू करेगी। आकाशवाणी और दूरदर्शन पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रम का उद्देश्य किसानों को नवीनतम कृषि अनुसंधान और तकनीक की जानकारी उपलब्ध कराना है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह ने आज नई दिल्ली में कृषि मंत्रालय की 100 दिनों की उपलब्धियां बताते हुए इस कार्यक्रम की घोषणा की। श्री चौहान ने कहा कि किसानों से सीधे जुड़कर वैज्ञानिक उनकी समस्याओं का समाधान करेंगे। ये कार्यक्रम किसानों के साथ अत्याधुनिक अनुसंधान निष्कर्षों को साझा करने, उन्हें नई तकनीकों, फसल किस्मों और कीट प्रबंधन से जोड़ने पर ध्यान केंद्रित करेगा। कार्यक्रम के माध्यम से किसानों को फसलों की उपज बढ़ाने के लिए जागरूक किया जाएगा। कृषि मंत्री ने कहा कि किसानों की शिकायतें दर्ज करने और समाधान करने के लिए किसान शिकायत निवारण प्रणाली भी स्थापित की जाएगी। उन्होंने कहा कि वे हर मंगलवार को किसानों और उनके संगठनों से मिलकर उनके मुद्दे और शिकायतें सुनेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल में पहले 100 दिनों में किए गए महत्वपूर्ण कामों के बारे में जानकारी देने के लिए आकाशवाणी जयपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिनों में विशेष श्रृंखला प्रसारित की जा रही है। आज हम आपको बता रहे हैं सरकार द्वारा आम जन की स्वास्थ्य सुविधाओं के संबंध में लिए गए फैसलों के बारे में। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के सभी लोगों के लिए आयुष्मान भारत के तहत 5 लाख रुपए प्रतिवर्ष का स्वास्थ्य बीमा दिया गया है। इसका 6 करोड़ वरिष्ठ नागरिकों को लाभ मिलेगा। सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम के तहत नियमित टीकाकरण का इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड रखने के लिए यूविन पोर्टल की शुरुआत की गई है। विदेशी संस्थानों पर निर्भरता कम करने और देश के स्वास्थ्य सेवा बुनियादी ढांचे को बढ़ाने के लिए 75,000 नई मेडिकल सीटें बढ़ाई गई हैं। भारत के डॉक्टरों के केंद्रीयकृत डेटाबेस के रूप में राष्ट्रीय चिकित्सा रजिस्टर का विकास करने की भी सरकार की योजना है। इसके अलावा कैंसर की 3 दवाओं ट्रेस्टुजुमैब, डेरक्सटेकन, ओसिमरटिनिब और ड्यूरवालुमैब को सीमा शुल्क से पूरी तरह छूट दी गई है।
न्यूज डेस्क की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं जितेंद्र सिंह पूनिया। सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय सम्मेलन में सहकारिता मंत्रालय द्वारा 100 दिनों में की गई परिवर्तनकारी पहलों की एक श्रृंखला का उद्घाटन किया। श्री शाह ने सहकार से समृद्धि विषय के अंतर्गत मंत्रालय के 100 दिन पहल की शुरुआत की। श्री शाह ने कहा कि सरकार सहकारिता के माध्यम से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई गति दे रही है। प्रदेश में ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए कल से 4 अक्टूबर तक पाइपलाइन से घरेलू गैस के नए कनेक्शन लेने वालों के लिए प्रोत्साहन योजना शुरू की गई है। राजस्थान स्टेट गैस लिमिटेड RSGL के प्रबंध निदेशक रणवीर सिंह ने बताया कि इस अवधि के दौरान कोटा शहर में DPNG कनेक्शन लेने वाले पहले 1000 उपभोक्ताओं को लगभग 1 माह के उपभोग की गैस मुफ्त उपलब्ध कराई जाएगी। कोटा शहर में CNG और PNG उपलब्ध कराने का काम RSGL द्वारा किया जा रहा है। पाइपलाइन द्वारा घरेलू गैस वितरण किफायती, सुरक्षित और पर्यावरण अनुकूल होने से ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा मिलेगा। दौसा जिले के बांदीकुई क्षेत्र के जोधपुरिया गांव में कल बोरवेल के पास बने 35 फुट गहरे गड्ढे में गिरी 2 साल की बच्ची नीरू गुर्जर को SDRF और NDRF की टीम ने सुरक्षित बाहर निकाल लिया है। ये बच्ची बोरवेल के पास बने गड्ढे में खेलते समय गिर गई थी। इस बच्ची को बचाने के लिए राज्य और राष्ट्रीय आपदा मोचन बलों ने संयुक्त अभियान चलाते हुए सबसे पहले बोरवेल में VLC कैमरा डालकर बच्ची तक ऑक्सीजन पहुंचाई। समय समय पर बालिका को बोतल से पानी और दूध पीने के लिए दिया गया। आज सुबह 10 बजे SDRF के 2 जवानों संदीप कुमार और बजरंग लाल ने गड्ढे की गहराई तक खोदी गई सुरंग के जरिए बच्ची को जीवित बाहर निकाल लिया। 68वीं राज्य स्तरीय उच्च प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालय खेलकूद प्रतियोगिता आज कोटा में शुरू हुई। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने प्रतियोगिता का उद्घाटन किया। 24 सितंबर तक चलने वाली इस राज्य स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता में 14 वर्ष तक की आयु के छात्र छात्राओं के लिए सॉफ्टबॉल और 17 तथा 19 वर्ष आयु वर्ग की छात्र छात्राओं के लिए शतरंज प्रतियोगिता होगी। डीग में आज से 68वीं राज्य स्तरीय स्कूली कुश्ती प्रतियोगिता शुरू हुई। इसमें राज्य के सभी जिलों के करीब 2000 पहलवान भाग ले रहे हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि केंद्र सरकार ने खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में व्यापक सुधार शुरू किए हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा है कि राज्य सरकार बजट घोषणाओं को धरातल पर लाने के लिए तेजी से काम कर रही है। राज्य में इस मानसून सीजन में सामान्य से करीब 58% ज्यादा बारिश हुई है और किसानों को खेती की नई तकनीक और अनुसंधान की जानकारी देने के लिए आकाशवाणी और दूरदर्शन पर नया कार्यक्रम शुरू होगा। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।